हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीटीईटी के लिए सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बाल विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम एकदम बेसिक से करने वाले हैं, जो आप लोगों को हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बाल मनोविज्ञान को दोस्तों पढ़ लेने से आपका जितना भी सब्जेक्ट का पैडागोजी है वो सब क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। एकदम हम बेसिक से शुरुआत किए हैं। अब प्रत्येक रोज़ एक एक वीडियो आप सबको मिलेगा बाल विकास से, ईवीएस से और मैथ से और हिंदी से। तो दोस्तों इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बाल विकास। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, चलिए हम पेंसिल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए है साइकोलॉजी। ये दोस्तों मेरा खुद का बनाया हुआ नोट है। हम सीटीईटी दिसंबर 2019 में 110 नंबर लाए हैं यही नोट पढ़ के, और जनवरी 2021 में 116 नंबर लाए हैं यही नोट पढ़ के, और इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन भी किए हैं दोस्तों। तो आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मिलने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्या कि साइकोलॉजी, यहाँ पे लिखा हुआ है साइकोलॉजी, यानी कि हम इधर देखिए तीर किए हुए हैं, ये फिलॉसफी से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? ये दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है साइकोलॉजी। पहले ये दर्शन शास्त्र का भाग हुआ करता था, लेकिन अब उससे टूट करके अब ये साइकोलॉजी के अर्थ में आ गया है, मनोविज्ञान के अर्थ में आ गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी पहले किसका भाग था? तो उसमें से ऑप्शन आएगा ये दर्शन शास्त्र। तो आप दर्शन शास्त्र मार दीजिएगा। तो अब देखिए आगे दोस्तों, साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलके बना है। एक होता है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कहने का मतलब हुआ कि आत्मा का अध्ययन क्या हुआ? मनोविज्ञान हुआ। चलिए एक एक करके हम सेंचुरी वाइज देखते हैं कि इसका अर्थ जो है, इसका परिभाषा किस तरह से चेंज होते गया, समय के अनुसार इसके परिभाषा में किस तरह से चेंजिंग आता गया, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा जाता था। समझ गए दोस्तों? स्टडी ऑफ सोल क्या कहा जाता था? आत्मा का विज्ञान। तो इसका समर्थक थे, इसको बोलने वाले थे अरस्तु और डेकार्टे। कौन सा थे दोस्तों? अरस्तु और डेकार्टे। इसको क्या बोले थे? आत्मा का मनोविज्ञान। ये करीब 16वीं शताब्दी से 17वीं तक सेंचुरी तक ये चला। फिर 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि आत्मा को बोला गया कि न तो आत्मा को हम देख सकते हैं और ना ही उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसको चेंज करके बन गया माइंड, यानी कि मन। तो 17वीं सेंचुरी में बोला गया कि पंपोनोजी एक इटली के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बोले कि मनोविज्ञान जो है ये मन का विज्ञान है। थोड़ी इनका भी इनका भी परिभाषा जो है चला, 17 से लेकर के 19 तक चला। फिर 19th सेंचुरी में विलियम वुंट आए। एक मनोवैज्ञानिक है, कौन? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का परिभाषा ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ना तो हम आत्मा को देख सकते हैं और ना ही मन को देख सकते हैं, तो ये दोनों इसकी परिभाषा नहीं हो सकती। इसकी परिभाषा होगी ये बोले कि ये चेतना का मनोविज्ञान है। क्या बोले? कि ये चेतना का मनोविज्ञान है, यानी कॉन्शियस, स्टडी ऑफ कॉन्शियस माइंड, यानी कि ये चेतना का मनोविज्ञान है। विलियम वुंट बोले। इनके समर्थक थे विलियम जोन्स और टिचनर। समझ गए दोस्तों? जेम्स ली भी थे इनका समर्थक। और एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से कब अलग हुआ था? तो 19th सेंचुरी में जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो गया थे।
क्योंकि आत्मा, मन, ये सब दर्शन शास्त्र का ही भाग है। समझ गए दोस्तों। तो 19वीं सेंचुरी में दर्शन शास्त्र से क्या हुआ, मनोविज्ञान अलग हटके अपना अलग मनोविज्ञान बन गया या इस प्रयोगात्मक बन गया। इसी में 19वीं सेंचुरी में दोस्तों विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। तभी से मनोविज्ञान प्रयोगात्मक हो गया दोस्तों, तभी से दर्शन से उसका रिलेशन हट गया। इसीलिए बोला जाता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान कब अलग हुआ, तो 19वीं सेंचुरी में वो अलग हो गया। समझ गए दोस्तों। अब इसकी परिभाषा जो है, चेतना जो है, ये अंतर्निरीक्षण विधि है दोस्तों। इसमें अंतर मतलब मन को निरीक्षण करके, यानी कि किसी भी आदमी को निरीक्षण करके बताया जाता था। लेकिन उसके बाद 20वीं सेंचुरी में इसकी परिभाषा अलग हो गई। अब उसका परिभाषा हो गया व्यवहार का विज्ञान, यानी कि व्यवहार के विज्ञान बोलने वाले थे वाटसन, जॉन ब्राउन वाटसन, या इसको जॉन ब्रॉड्स वाटसन, इसको जेबी वाटसन बोला जाता है। तो जॉन ब्रॉड्स वाटसन, जेबी वाटसन इसके क्या थे, व्यवहारवाद के जनक भी बोले जाते हैं वाटसन को। तो वाटसन क्या बोले कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का मनोविज्ञान है। समझ गए दोस्तों। वाटसन क्या बोले कि मनोविज्ञान जो है ये क्या है, व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो यहाँ पे देख लीजिए दिए हुए हैं फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट, यानी कि किसको बोला जाता है, वाटसन को। उनका कथन था दोस्तों कि मुझे 1 दर्जन दूध पीता हुआ बच्चा दे दो, आप जो बनाना चाहते हो हम बना देंगे। ये वाटसन का कथन है दोस्तों। क्या बोले थे कि मुझे दूध पीता हुआ 1 दर्जन बच्चे दे दो, तुम उसे जो बनाना चाहते हो हम उसे बना देंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों आगे क्या है। चेतना के काल में मनोविज्ञान दर्शन से अलग होकर स्वतंत्र विषय बना, ये हम ऊपर बता दिए हैं। आगे देखिए, दर्शन से अलग करने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स के बुक है एक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसके बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये 1890 में प्रकाशित हुआ था। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें हो गया, इसमें पूरा चीज़ क्लियर हो गया। आत्मा का मनोविज्ञान किसने बोले, अरस्तु। ये 16वीं सेंचुरी में चला। 17वीं सेंचुरी में इसका परिभाषा बदल के मन का विज्ञान हो गया। इसको बोलने वाले थे पोम्पोनोजी, ये इटली के थे। फिर 19वीं सेंचुरी में विलियम वुंट आए, जो बोले कि न ही मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है और न ही मन का, ये चेतना का मनोविज्ञान है। इसमें हम चेतन अनुभूति करते हैं, जो भी सोचते हैं उनको हम देखते हैं, उनका परीक्षण करते हैं। ये अंतर्निरीक्षण विधि इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो चलिए अब दर्शन शास्त्र से भी अलग हुआ था इसी टाइम में, क्योंकि विलियम वुंट ने इसको प्रयोगात्मक कर दिया था। उस 1879 में दोस्तों विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोले थे। फिर 20वीं सेंचुरी में क्या आया दोस्तों, 20वीं सेंचुरी में आया व्यवहार का मनोविज्ञान। इसको बोलने वाले थे जॉन वाटसन, यानी जॉन ब्रॉड्स वाटसन, यानी कि वाटसन इसको बोले थे। और द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट इसी को बोला जाता है, वाटसन को। चलिए दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के पिता भी दोस्तों अरस्तु को बोला जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक को बोला जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान के पिता जो है विलियम वुंट को बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले इसको प्रयोगात्मक करके बताया था। तो 1879 में इन्होंने क्या किया था, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोले थे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि एक चीज़ समझ लीजिए, चेतना क्या है दोस्तों, किसी भी प्राणी को जागृत अवस्था, यानी कि भाव या कार्य जो भी करता है, जो जागृत अवस्था यानी कि प्रेजेंट माइंड जो रहता है वो चेतना होता है। चलिए यहाँ पे वुडवर्थ का एक कथन है दोस्तों। वुडवर्थ क्या बोलते हैं कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, यानी कि प्रथम जो साइकोलॉजी की परिभाषा था वो आत्मा को खोया। फिर देन इट्स माइंड, फिर उसके बाद मन को खोया। देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियस, फिर अपनी चेतना को खोया। एंड सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर्स, और जो बच गया वो बिहेवियर है। तो ये याद रखने की परिभाषा, याद रखने की बात है दोस्तों
कि यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि फर्स्ट जो साइकोलॉजी की परिभाषा थी वो आत्मा था, फिर उसके बाद मन आया, फिर चेतना आया और फिर उसके बाद व्यवहार। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियस एंड सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। समझ गए दोस्तों। अब है 17th सेंचुरी में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, 17th सेंचुरी की बात है। जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि बच्चों को 17th सेंचुरी में जॉन लॉक के इनके विचार थे, ये व्यवहारवादी विचार के थे दोस्तों। जॉन लॉक इन्होंने बोले थे माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा। ये क्या बोले थे, बच्चों की जो शुरुआती मस्तिष्क होता है वो एक कोरी स्लेट होता है, यानी काले मिट्टी या खाली स्लेट होता है। इसको उन्होंने टेबुला रासा बोला, यानी कि ब्लैंक स्लेट बोला। समझ गए दोस्तों। जॉन लॉक क्या बोले हैं बच्चों को, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि टेबुला रासा बच्चों को बोलने वाले कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये जॉन लॉक उनको टेबुला रासा बोले थे, यानी कि खाली स्लेट। यानी इनका कहने का मतलब शुरुआत में बच्चा एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसके दिमाग में हम जो भी लिख सकते हैं वो उसको क्या करता है, कैप्चर करते रहता है, वो अपने अंतर में रखते चलता है। तो इसीलिए शुरुआती जो शिक्षा होता है बच्चों को बहुत ही अच्छी से देना चाहिए। वो जो भी चीज़ देखता है अपने आसपास में, अपने परिवार में, वो उसको ग्रहण करते रहता है। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ खोला गया था। वर्तमान में इसको दोस्तों बोला जाता है, वर्तमान में इसको कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला बोला जाता है। कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला ये 1879 ईस्वी में लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोला गया था। इनको स्थापित करने वाले थे विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता इन्हीं को बोला जाता है, विलियम वुंट को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसको बोला जाता है, तो विलियम वुंट को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लैब इन इंडिया, यानी कि साइकोलॉजी का जो प्रथम प्रयोगशाला था वो भारत में कब खोला गया था, तो 1916 ईस्वी में। ये डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोले थे, NN सेन गुप्ता। समझ गए दोस्तों। ये कोलकाता के थे, ये हार्वर्ड से ग्रेजुएट थे, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ये इन्होंने ही भारत में सबसे प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोले थे। चलिए अब कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं, मनोविज्ञान के समुदाय या संप्रदाय। तो सबसे पहला संप्रदाय दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म है, यानी कि संरचनावाद है। इनके जनक जो है विलियम वुंट है और इसके समर्थक E.B. टिचनर। क्वेश्चन में अगर विलियम वुंट रहे तो विलियम वुंट देंगे, और विलियम वुंट नहीं रहे तो E.B. टिचनर देंगे। ये सबसे पुराना संप्रदाय है दोस्तों, ये संरचनावाद है। ये अंतर्निरीक्षण विधि को बढ़ावा देते हैं। समझ गए दोस्तों। ये क्या करते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला संप्रदाय है दोस्तों प्रकार्यवाद, यानी फंक्शनलिज्म। प्रकार्यवाद, इनके जनक हैं विलियम जेम्स। ये अमेरिका के रहने वाले थे, विलियम जेम्स। इनके बुक क्या था नाम, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत। ये विलियम जेम्स की बुक है और प्रकार्यवाद के ये जनक हैं। बस इतना ही याद रखना है दोस्तों। अब अगला देखिए, अगला संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषणवाद। इसका जनक है सिगमंड फ्राइड। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे। ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी दिए हैं, साइकोडायनामिक थ्योरी दिए हुए हैं, मनोलैंगिक विकास ये दिए हुए हैं। तो बस इतना याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद के द्रव जनक सिगमंड फ्राइड। ये कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के वियना के रहने वाले थे। चलिए आगे देखिए दोस्तों। अब है अगला संप्रदाय व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरलिज्म। चलिए इसके जनक हैं वाटसन, यानी इसके फादर कौन है दोस्तों, वाटसन। स्टडी ऑफ बिहेवियर, इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यवहार का क्या होता है, अध्ययन होता है। ये अपने
छोटा बच्चा अल्बर्ट पर इसका प्रयोग किया था, खुद के बच्चे पर अल्बर्ट पर एक प्रयोग किए थे। चलिए, तो व्यवहारवाद के जनक J.B. वाटसन, जॉन ब्रॉड्स वाटसन। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों। अगला संप्रदाय है दोस्तों गेस्टाल्टवादी। अगला कौन है दोस्तों? गेस्टाल्टवादी। तो इसके समर्थक जो हैं, इसके जनक जो हैं मैक्स बर्दाइमर है दोस्तों, और इनके जो समर्थक थे ये थे कोहलर, कार्ट लेविन और कोफका, ये सब इसके समर्थक थे। तो गेस्टाल्टवादी समझ गए दोस्तों। इसके समर्थक कौन थे? इसके जो फादर हैं वो मैक्स बर्दाइमर हैं, और ये इसके समर्थक कोहलर, कोफका, लेविन, कार्ट लेविन ये सब थे। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसमें होता क्या है कि दोस्तों, इसमें कोई भी चीज़ जो होता है, ये गेस्टाल्टवादी के अनुसार ये सूझ का सिद्धांत, दोस्तों समझ जानते हैं सूझ का सिद्धांत, ये इन्होंने कोहलर दिए थे। इसमें कोई भी चीज़, ये बोलते हैं कि गेस्टाल्टवादी बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब काम करते हैं वो अचानक होता है। क्या होता है? जैसे एक चीज़, एक वर्ड है दोस्तों यूरेका, यानी कोई मिल गया यानी कि कोई अचानक चीज़ होता है। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यानी कि एक चीज़, यह आहा मोमेंट है, यानी कि अचानक, यानी एकाएक कोई बात याद आना, ये क्या होता है? गेस्टाल्टवादी के अनुसार होता है। यानी कोहलर दोस्तों, एक आगे थ्योरी पढ़ेंगे अधिगम में, कोहलर जब चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे तो उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था कि कोई भी चीज़ को जो होता है वो चीज़ अचानक हमारे दिमाग में आता है। अब है दोस्तों कंस्ट्रक्टलिज्म। कंस्ट्रक्टलिज्म बोलते, ये इसका मतलब होता है रचनावाद दोस्तों। ये इसके रचनावाद में आ जाते हैं वाइगोत्स्की, पियाजे, ये जितने अभी के जो थॉर्नडाइक, ये सब आ जाते हैं रचनावाद में। तो बच्चों को एक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, बच्चों को एक्टिव रखते हैं इसमें, यानी कि सक्रिय रखते हैं रचनावाद में, खुद से करके सीखने देते हैं इसमें बच्चों को। समझ लो, रचनावाद में क्या होता है दोस्तों, बच्चे खुद से करके सीखते हैं। यानी कंस्ट्रक्टलिज्म में बच्चों को खुद से करके सीखने पर जोर दिया जाता है। तो इसमें आगे देखिए, बच्चों को फ्रीडम देकर ज्ञान की रचना किया जाता है, यानी कि उसको हम फ्री छोड़ देते हैं कि उनको खुद से करें, खुद से करके सीखने पर बच्चा ज़्यादा सीखता है। इसे शिक्षक सुविधादाता है। इसमें इस रचनावाद में शिक्षक क्या होता है दोस्तों, ये सुविधादाता है। ये जो है, ये NCF जो है दोस्तों, ये इन्हीं से, रचनावाद से ही जो है ये मोटिवेट है दोस्तों, ये उन्हीं से लिया गया है, ये NCF। तो इसमें शिक्षक क्या होते हैं दोस्तों, सुविधादाता होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, एक एक करके आप लोग नोट करते जाइएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है सब आप लोग, ये जितना भी संप्रदाय बताए हैं उसको आप नाम लिख के, और उसका जो जनक है उसको, उसके बारे में आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। एक लास्ट है मानवतावाद। इसके जो जनक है अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स को बोला जाता है। ये ह्यूमैनिटिज्म है, मानवतावाद। चलिए अब आगे देखिए। अब कॉग्निटिज्म है, ये संज्ञानवाद है, कॉग्निटिविज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसेस पर जोर देता है, ये थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देता है। संज्ञानवाद क्या करते हैं दोस्तों, ये थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह मानती है। यानी कि ये जो संज्ञानवाद में दोस्तों क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जो भी जहाँ से भी हो करके इसमें सीखते हैं। समझे दोस्तों, इसमें संज्ञान आ जाता है, कॉग्निशन यानी कि मानसिक क्षमताएं जो भी हमारी है, जैसे सोचना, तर्क करना, याद करना, ये सब आ जाता है। प्रत्यक्षीकरण, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, सब इसमें आ जाता है संज्ञानवाद में। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। अब आ गया दोस्तों क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड, यानी बच्चों को अच्छी तरह समझना। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब ये था कि दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है, थॉर्नडाइक को। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को शिक्षा में जोड़ने का काम किया कि किस तरह से हमें बच्चों को समझना है, उसके जो है, उसकी जो उसमें कमियां हैं उसको किस तरह से निकालना है,
और उनको जो है खुद से करके सीखने पर बल देना है। ये सब चीज़ इसमें शिक्षा मनोविज्ञान को क्या किया गया, शिक्षा में जोड़ा गया। यानी कि साइकोलॉजी को मनोविज्ञान में जोड़ने का श्रेय थॉर्नडाइक को जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको रहता है, थॉर्नडाइक को। आगे देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता थॉर्नडाइक को बोला जाता है, यहाँ पे दिया गया है। ये साइकोलॉजी को शिक्षा में कैसे प्रयोग करेंगे इन्होंने बताया। साइकोलॉजी को शिक्षा में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा इन्होंने बताया। कौन, थॉर्नडाइक। इन्होंने इसका विरोध की, इसको इन्होंने क्या बोला कि डंडा हटाओ बच्चा बिगड़ जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों कि डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। यानी कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये कौन बोले थे, थॉर्नडाइक। समझ गए दोस्तों, इसमें क्या था कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि डंडा हटाओ और बच्चा बिगड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब था कि ज़्यादा लाड़ प्यार से बच्चा क्या होता है, बिगड़ जाता है। ये थॉर्नडाइक कहने वाले थे। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बाल विकास स्टार्ट होता है। तो देखिए बाल विकास के बारे में लिंडा बर्क क्या कहते हैं। बर्क कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था यानी परिपक्वावस्था तक अध्ययन करते हैं। ये कौन बोले थे, लिंडा बर्क बोले थे। बर्क क्या बोले थे दोस्तों, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्वावस्था यानी किशोरावस्था तक अध्ययन करते हैं। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देखिए दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या है कि गर्भ से लेकर ये गर्भ से प्रौढ़ा तक मानव का अध्ययन। ये विकासात्मक मनोविज्ञान में बोला गया है कि गर्भ से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक मानव का अध्ययन। फिर बर्क क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए बर्क बोलते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से परिपक्वावस्था होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट किया जाता है। यानी बर्क क्या बोले, फिर एक और बात बोले कि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म पूर्व से लेकर परिपक्वावस्था प्राप्त करने तक जितने भी परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में उसका हम अध्ययन करते हैं और स्पष्ट रूप से उसको देखते हैं। चलो अब देखिए डेवलपमेंट यानी कि विकास के बारे में पढ़िए। ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। क्या है दोस्तों, ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। चलिए अब देखिए ये कहाँ पे, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक पॉइंट है, पैटर्न ऑफ चेंजेस। विकास में क्या है, ये परिवर्तनशील है दोस्तों विकास। तो इसमें पैटर्न देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील परिवर्तन होता है। इसमें क्रम में विकास होता है, ऑर्डरली सीक्वेंस, और क्या है, और यहाँ पे है अनुमान लगाने, प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी कि अनुमान हम लगा सकते हैं। तो POP यानी कि प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास प्रगतिशील है, ये क्रम में विकास चलता है और अनुमान इसको हम लगा सकते हैं। एक कहावत है दोस्तों कि पूत के पाँव पालने में ही देखे जाते हैं, यही है ये प्रिडिक्टेबल, यानी कि हम पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं। यानी कि विकास को हम विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट दोस्तों इम्पोर्टेंट है। विकास परिवर्ती यानी प्रतिवर्ती नहीं होता है, यानी विकास रिवर्सेबल पीछे की तरफ नहीं होता है। हमेशा विकास का क्रम क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि विकास प्रतिवर्ती नहीं होता है, यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल समझिए, हमारी दादी हमारे जैसा नहीं हो सकता। समझ गए दोस्तों, विकास क्या है, ये प्रतिवर्ती नहीं है, यानी ये पीछे की तरफ नहीं होता है। चलिए अब आगे देखिए, डेवलपमेंट इज नॉट रिवर्सेबल, इट इज मॉडिफिकेबल, यानी कि इसमें परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता है दोस्तों। यानी कि हमारा जो अगली पीढ़ी है वो किसके जैसा होगा, हमसे अलग होगा, थोड़ा हमसे ज़रूर अलग होगा, क्योंकि हमारी दादी हमारे जैसा नहीं हो सकती है। इसीलिए विकास क्या, हम पीछे की तरफ नहीं जाते, हम कुछ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए विकास प्रतिवर्ती नहीं है, ये क्या है, परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता है दोस्तों।
चलिए आगे देखिए, ये जीवन प्रयत्न चलता है, यानी कि वॉम्ब टू टॉम्ब, ये गर्भ से कब्र तक चलता है। कहावत है दोस्तों, वॉम्ब टू टॉम्ब, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक, यानी कि यह जीवन प्रयत्न चलते रहता है दोस्तों। यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये पूरा विकास का स्ट्रक्चर है, और इसमें वृद्धि क्या है, इसका एक भाग है। वृद्धि क्या है, विकास का एक भाग है, विकास में ही वृद्धि समाहित है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि क्या होता है, एक समय तक रुक जाता है। तो यहाँ पे आगे देखिए, वृद्धि और विकास के बारे में समझिए। वृद्धि क्या है दोस्तों, यहाँ पे संकुचित पक्ष है। वृद्धि क्या है, संकुचित है। वृद्धि में सिर्फ हमारा शारीरिक पक्ष आता है, आगे पढ़ेंगे। देखिए विकास क्या है, ये विस्तृत है। वृद्धि विकास का एक भाग है, और वृद्धि विकास में वृद्धि समाहित है। ये क्या है दोस्तों, ये विकास है, और इसमें वृद्धि क्या है, इसका एक भाग है, यानी विकास में वृद्धि समाहित है। इसमें सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है। वृद्धि में दोस्तों सिर्फ शारीरिक पक्ष आता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सब में जो परिवर्तन होता है, ये वृद्धि में आ जाता है। वृद्धि का दूसरा नाम दोस्तों अभिवृद्धि भी है। अभिवृद्धि बोलिए या वर्धन बोलिए, एक ही बात होता है। चलिए, विकास में सभी पक्ष आ जाता है दोस्तों। विकास में क्या होता है, जो भी सभी 6 पक्ष है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, जितने भी पक्ष है सब आ जाते हैं विकास में। यह मात्रात्मक बोलिए या परिमाणात्मक बोलिए या गणनात्मक बोलिए, एक ही बात होता है। विकास की वृद्धि क्या है, ये मात्रात्मक है, और विकास क्या है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है दोस्तों। इसमें गुण भी आ जाता है, और हम इसका थोड़ा थोड़ा मापन भी कर सकते हैं, इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक आ जाता है। इसीलिए क्योंकि दोस्तों इसमें से ये पूरा विकास है और इसमें वृद्धि है, इसीलिए वृद्धि जो है, विकास जो है, ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। इसका मापन संभव है दोस्तों वृद्धि का, और इसका सही मापन संभव नहीं है। सही मापन जो है विकास का संभव नहीं है। आप आज किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको हम ना केजी में बता सकते हैं, ना ग्राम में बता सकते हैं दोस्तों। इसीलिए व्यवहार का मापन हम नहीं कर सकते, इसीलिए वृद्धि जो है गुणात्मक है। इसमें रचनात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों। इसमें हम क्या होता है, वृद्धि में जो होता है बढ़ोतरी होता है। हर एक चीज़ में क्या होता है, वृद्धि होता है, बढ़ता है। और इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। विकास में क्या होता है दोस्तों, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों। शुरुआती दिनों में दोस्तों जो हमारा परिवर्तन होता है वो रचनात्मक होता है, और जब हम बूढ़े होते हैं तो उस समय जो हमारा परिवर्तन होता है वो विनाशात्मक होता है। समझ रहे हो दोस्तों। चलिए आगे समझिए। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए दोस्तों, और इसमें एक चीज़ और देखिए, विकास वृद्धि जो है दोस्तों ये मूर्त होता है, इसको हम देख सकते हैं। लेकिन विकास क्या है दोस्तों, ये अमूर्त है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। वृद्धि क्या है, प्रत्यक्ष यानी कि मूर्त है, और ये अप्रत्यक्ष है यानी कि ये अमूर्त है दोस्तों विकास। और विकास के दोस्तों जो है, विकास के प्रत्येक अवस्था की कुछ अपने विशेषता होता है और कुछ अपना लक्षण होता है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। एक तो होता है आनुवंशिक कारक और एक होता है जैविक कारक। आनुवंशिक में ही जैविक आ जाता है दोस्तों, प्राकृतिक आ जाता है, जैविक आ जाता है, और एक होता है पर्यावरणीय कारक। एक आनुवंशिकता और एक पर्यावरण, दो जो है बालक के विकास को प्रभावित करता है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, ये इसमें प्रकृति, और जैविक आ जाता है, ये स्थिर रहता है, ये स्टैटिक है दोस्तों। आनुवंशिकता स्थिर रहता है और पर्यावरण जो है ये चेंज होते रहता है। समझ गए दोस्तों, ये चेंज होते रहता है, ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है और ये डायनामिक है। यानी आनुवंशिकता ये बताता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं, हाउ फार वी कैन गो। आनुवंशिकता हमें क्या बताती है कि हम कितना आगे जा सकते हैं। यानी कि विकास को दोनों जो है दोस्तों समान रूप से प्रभावित करता है, आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी। समझ गए दोस्तों। तो विकास में जो है प्रकृति आ जाता है दोस्तों। प्रकृति का संबंध जो होता है दोस्तों, ये
किससे होता है? अनुवांशिकता से होता है, अनुवांशिकता से। और एक होता है पोषण। पोषण का संबंध दोस्तों किससे होता है? पोषण का संबंध होता है पालन पोषण से और परवरिश से होता है। वातावरण, परिवेश और परिवर्तन, परवरिश से होता है। पर्यावरण का संबंध समझ गए दोस्तों, इसमें पोषण आ जाता है। और प्रकृति का संबंध किससे होता है? अनुवांशिकता से दोस्तों। और जैविक विशिष्टताएं नैसर्गिक से होता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दें दोस्तों, वृद्धि क्या है? एकल पक्षीय है और विकास क्या है? बहुपक्षीय है। विकास क्या दोस्तों? वर्तुलाकार होता है और वृद्धि क्या होता है? रैखिक होता है। वृद्धि रैखिक होता है और विकास क्या होता है दोस्तों? ये वर्तुलाकार होता है, ये बहुआयामी होता है और ये एकल आयामी होता है। वृद्धि एकल आयामी और विकास बहुआयामी। जो छूट जाएगा दोस्तों हम बताते चलेंगे। चलिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन सा कारक करता है? अनुवांशिक कारक और पर्यावरणीय कारक, दोनों समान रूप से प्रभावित करते हैं दोस्तों। किसी भी मानव के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का समान योगदान रहता है। चलिए, इसमें समझ गए दोस्तों प्रकृति का संबंध। प्रकृति का संबंध दोस्तों अनुवांशिकता से है और जैविक विशिष्टताएं से है और नैसर्गिक से है। और पोषण का संबंध दोस्तों पर्यावरण से, पालन पोषण से, परवरिश से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे हम इसका और एक पॉइंट बनाए हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों। ये और एक हम बनाए हुए हैं वृद्धि। वृद्धि का संबंध होता है बढ़ना से। कोशिकाओं में वृद्धि से इसका संबंध होता है। इसमें केवल शारीरिक पक्ष से होता है। वृद्धि एक पक्षीय होती है, यानी एकल आयामी होती है। इसमें देखिए लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होता है। इसकी वृद्धि जो है, वृद्धि क्या है? संख्यात्मक या मात्रात्मक होती है। वृद्धि निरंतर निश्चित समय तक चलती है। समझ गए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए विकास। विकास क्या है दोस्तों? यह कार्य क्षमता को दर्शाता है। ये हमारी क्या करता है? ये कार्य क्षमता को दर्शाता है कि हम कोई चीज़ कितना परिपक्व हो गए हैं, उस काम को करने के लिए कितना परिपक्व हो गए हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता को दर्शाता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर तक चलती है, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलती है। इसका संबंध संवेगात्मक, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, यानी सभी पक्षों से, इसलिए इसको बहुआयामी बोला जाता है, यानी बहुपक्षीय बोला जाता है। इसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होता है दोस्तों। ये संख्यात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। यह जीवन पर्यंत चलती है। आगे देखिए दोस्तों, वृद्धि की अभिवृद्धि क्या है? संख्यात्मक और विकास गुणात्मक और संख्यात्मक। या बोलिए इसको, अभिवृद्धि को बोलिए मात्रात्मक और विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक। यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है। विकास में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन वृद्धि में विकास नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि समाहित है। वृद्धि संकीर्ण है और विकास व्यापक होता है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। ये पहले का ही पॉइंट आ गया है दोस्तों। चलिए ये चीज़ देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बताए हुए हैं कि इससे पहले बता दिए थे कि वृद्धि और विकास का संबंध क्या है दोस्तों। देख लीजिए, आरंभिक समय में वृद्धि उच्च होता है और विकास निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? आरंभिक समय में रचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें वृद्धि उच्च होता है और विकास निम्न होता है। और जीवन के अंतिम समय में विनाशात्मक परिवर्तन होता है दोस्तों, जिसमें विकास उच्च होता है और वृद्धि निम्न होता है। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है दोस्तों, या एक दूसरे के आश्रित भी हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।